वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ एम्बिशन। मैं पारुल मैम आज लेकर आई हूँ आपका चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक न्यू सेशन, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम 11th क्लास 12th क्लास और उसके आगे आने वाले जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है कॉलेज के CUET जिसे हम कहते हैं, उसकी सबकी तैयारी कराएंगे चैनल। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? अब पहली बात, लाइन स्पेक्ट्रम से जानने से अच्छा आप स्पेक्ट्रम वर्ड के बारे में ध्यान रखिएगा। स्पेक्ट्रम क्या होता है? अगर हम थोड़ा बेस पे जाए, पीछे जाए, तो अगर याद है हमने प्रिज्म कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा हुआ है। प्रिज्म कॉन्सेप्ट क्या है? पहले हमने ये प्रिज्म बनाया, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है प्रिज्म कॉन्सेप्ट पे कि जब इस पे वाइट लाइट पड़ती है तो वाइट लाइट फिर यहाँ ऐसे इस पर 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, वाइट लाइट क्या होती है? 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। इसे हमने वेब ग्योर का नाम दिया था, वेब ग्योर का नाम दिया था। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? डिस्पर्शन। जब ये वाइट लाइट, जब ये जो 7 कलर्स हैं, ये जो 7 कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब 7 कलर्स किसी स्क्रीन पे जो 7 कलर्स जो बैंड बनाते हैं, उस बैंड का नाम होता है स्पेक्ट्रम। सिंपल, जब फोटोन एनर्जी इमिट करते हैं, तो जो एनर्जी इमिट करके वो बैंड बनाते हैं, दैट बैंड इज नोन एज स्पेक्ट्रम। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम। अब लाइन स्पेक्ट्रम बनता कैसे है? लाइन स्पेक्ट्रम बनता ऐसे है, सपोज करो हमने लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बोर ने जो है, नील बोर, इससे पहले हमने रदरफोर्ड पढ़ा था। नील बोर ने डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं करी है, डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं करी है, पर नील बोर ने स्पेक्ट्रम के बारे में बात करी है। किसके बारे में बात करी है? स्पेक्ट्रम के बारे में बात करी है। नील बोर ने एक हाइड्रोजन का सैंपल लिया और उस हाइड्रोजन के सैंपल से जब उसने एक इरेडिएटेड एक वेवलेंथ पास कराई, तो हमने देखा हाइड्रोजन के एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें लाइट अब्जॉर्ब कर ली। लाइट अब्जॉर्ब करने के बाद ऑब्वियस सी बात है, जैसे उसने लाइट अब्जॉर्ब करी तो उनकी एनर्जी बढ़ गई। हाँ, एनर्जी बढ़ गई तो वो एक एनर्जी से, ये एनर्जी बढ़ गई, ये इलेक्ट्रॉन थे, इनने ऐसे करके लाइट अब्जॉर्ब कर ली। ये सामने से कौन आ रहा है? फोटोन आ रहा है। ये लाइट अब्जॉर्ब करने से क्या हो गया? इनकी एनर्जी बढ़ गई। तो ये क्या करेंगे? अपने ग्राउंड स्टेट मतलब जिस ऑर्बिट में वो घूम रहे थे उसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं, उससे कूद के वहाँ से जंप मार के वो एक नए ऊपर वाले शेल में चले जाएंगे। इसे बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट, और इसे बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। तो जैसी फोटोन मतलब लाइट पड़ी इलेक्ट्रॉन पे, हमने एक लाइट डाली हाइड्रोजन के सैंपल पे, हाइड्रोजन के सैंपल है तो मतलब हाइड्रोजन गैस होगी, हाइड्रोजन गैस है तो उसका कहने का मतलब एक हाइड्रोजन गैस में बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम होंगे। हाइड्रोजन के एटम में सब में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। किसी ने ज़्यादा लाइट अब्जॉर्ब करी तो वो ज़्यादा ऊपर तक कूद गया, किसी ने कम लाइट अब्जॉर्ब करी तो वो थोड़े ऊपर तक। सपोज करो 3 शेल्स है, ठीक है, 3 शेल्स है, ठीक है, शेल्स तो हो सकते हैं ना, शेल्स है। तो इलेक्ट्रॉन एक बार लाइट अब्जॉर्ब करने पे इधर गया, इस शेल की एनर्जी E1 मान लेते हैं, इसकी E2 और इसकी E3। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक बार उसने कम एनर्जी अब्जॉर्ब करी, तो एनर्जी अब्जॉर्ब करके उसने वो सेकंड पे कूद गया। सिंस फर्स्ट से सेकंड पे कब कूदा है? जब एनर्जी ज़्यादा हो गई, तो हम कह सकते हैं E2 माइनस E1, ज़्यादा से माइनस कम। ठीक है, सपोज करो उसने एक दूसरे हाइड्रोजन एटम में ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब कर लिया, वो फर्स्ट से थर्ड पे कूद गया, मतलब E3 माइनस E1, और एक और हो सकता है E3 माइनस E2, मतलब सेकेंड शेल पे ऑलरेडी घूम रहा था, उसने और एनर्जी अब्जॉर्ब करी, यहाँ पे था उसने और एनर्जी अब्जॉर्ब करी, और एनर्जी करते हुए उसने और ऊपर कूद गया, मतलब E2 माइनस E3। मैं क्यों ये आगे लिख रही हूँ? बिकॉज जो आगे लिखे हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा है। एनर्जी क्यों ज़्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, जब हमें आपने देखा होगा सबसे बेस्ट एग्जांपल बात करते हैं लॉन्ग जंप और हाई जंप की। एक इंसान लॉन्ग जंप हाई जंप में क्या होता है? धीरे धीरे भाग के आता है, जैसे ही वो लाइन के पास एकदम एनर्जी भर कर वो आगे कूद जाता है।
मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ यही हुआ, इलेक्ट्रॉन को जैसे ही लाइट पड़ी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, तो सारे हाइड्रोजन एटम ने डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट अब्जॉर्ब कर ली, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की। फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी कम, जिसने कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अब्जॉर्ब करी वो दूर, सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन है जो जिसने कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अब्जॉर्ब करी, कम एनर्जी लगाई, तो वो कूदा है सेकेंड शेल तक। किसी ने बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाई तो वो कूद गया थर्ड शेल तक। मतलब शेल्स पे कूदना डिपेंड करता है उसने कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट अब्जॉर्ब करी है। अब कूद के ऊपर चला गया। मेरा मेन मुद्दा क्या रहेगा, हाइड्रोजन का एक एटम था, उसने लाइट अब्जॉर्ब करी, लाइट अब्जॉर्ब करने के बाद वो उसकी एनर्जी बढ़ गई, लाइट अब्जॉर्ब करते उसकी एनर्जी बढ़ गई, तो वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से कूद के सपोज करो थर्ड शेल पे चला गया, इतनी एनर्जी बढ़ गई। तो हम यहाँ पे E3 माइनस E1 वाला कॉन्सेप्ट लेंगे, ठीक है। और हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला इज इक्वल टू h न्यू, और यहाँ न्यू इज फ्रीक्वेंसी, प्लैंक कांस्टेंट में पढ़ा था ना हमने, तो न्यू इज फ्रीक्वेंसी, तो E3 माइनस E1 इक्वल टू h न्यू, ठीक है। तो E3 माइनस E1 को क्या, डेल E इक्वल टू h न्यू, तो एनर्जी चेंज हो सकती है। अब इलेक्ट्रॉन कूद के थर्ड शेल में चला गया, कूद के थर्ड शेल में चला गया, जैसे जैसे वो थर्ड शेल में जाते हैं अनस्टेबल हो जाता है, वहाँ रह नहीं पाता। हम जैसे हम लॉन्ग जंप करते हैं या लॉन्ग हाई रेस करते हैं, तो ऐसा तो नहीं हम कूद के जाते हैं और मिट्टी में ही खड़े रह जाते हैं, वापस आना पड़ता है ना पिच पे। जब हम कूद के मिट्टी में कूद जाते हैं एकदम हाई एनर्जी से लॉन्ग जंप करने का, तो ऐसा नहीं है ना कि वहाँ खड़े होने के बाद हम वही रह जाते हैं, वापस हमें अपने रो में वापस आना होता है ना, एनर्जी कम करके अपने को काम करते। तो यही समझो, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी भरी, लाइट जैसे उस पर पड़ी उसने एनर्जी भरी और वो ऊपर जंप कर गया, ऊपर वो एक्साइटेड होकर ऊपर जंप कर गया। एक्साइटेड स्टेट में हम एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर नहीं रह सकते, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन बहुत अनस्टेबल हो गया, तो अब उसको लगा कि मुझे अपने ग्राउंड स्टेट में वापस जाना चाहिए। तो जो एनर्जी अब्जॉर्ब करके वो ऊपर कूदा था, वही एनर्जी वो डिफरेंट वेवलेंथ में इमिट करता होगा। अब इमिशन कर दिया, पहले अब्जॉर्प्शन करके लाइट का अब्जॉर्प्शन करा और ऊपर जंप कर गया, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर जंप कर गया, फिर जैसे हाई एनर्जी लेवल पे गया वो अनस्टेबल हो गया वहाँ पे। अब उसका था कि जो लाइट में अब्जॉर्ब करके आया वो हाई एनर्जी लेवल, वहाँ से जब वो नीचे आएगा लो की तरफ वापस, तो जो लाइट वो अब्जॉर्ब करके ऊपर कूदा था वही लाइट को डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज या डिफरेंट वेवलेंथ में इमिट करता हुआ आएगा। जब उसी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ से बैंड बनता है, उस बैंड को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं? उस बैंड को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। सिंपल, जब इलेक्ट्रॉन लाइट अब्जॉर्ब करता है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो ऊपर एक्साइटेड होकर कूद जाता है। एक्साइटेड होकर कूदने के बाद उसकी एनर्जी वहाँ ज़्यादा हो गई, वहाँ वो अनस्टेबल हो गया, तो वो वापस अपने घर वापस आता है, मतलब ग्राउंड स्टेट में वापस आता है। तो जो लाइट वो अब्जॉर्ब करके ऊपर गया था उसी लाइट को इमिट करते हुए आता है, बाहर निकलते होता है, और लाइट को डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और डिफरेंट वेवलेंथ में इमिट करता है, अलग अलग वेवलेंथ में। तो वो जो बैंड बनता है, जो अलग अलग वेवलेंथ में उसने इमिट करी, उसका एक बैंड बन जाता है, उस बैंड को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम की जो सारी बातें हैं, स्पेक्ट्रम की जो सारी बातें हैं, वो स्पेक्ट्रम की सारी बातें किसने करी है? स्पेक्ट्रम की सारी बातें करी थी नील बोर ने। नील बोर में एक्चुअल में बात की है, नील बोर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो लाइन स्पेक्ट्रम में अगर हम गए, दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम और एक होता है, दूसरे को हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड या डिसकंटिन्यूस, ठीक है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मैं बताती हूँ आपको। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब हम वाइट लाइट, सबसे बेस्ट एग्जांपल, जब हम वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं, सब छोड़ो, आपने वो देखा होगा ना, क्या नाम है, रेनबो में क्या होता है, जब कलर्स बनते हैं तो एकदम एक दूसरे में इंटरलिंक्ड होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि स्प्लिटिंग हो रही है बीच में, पहले आसमान दिख रहा है फिर रेनबो जब एक पूरा रेनबो बनता है तो उसमें हमें विबग्योर पूरा दिखाई देता है। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ये होता है, मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। When white light from any source such as sun, bulb or any hot glowing object is analyzed by passing through a prism, जब हम एक वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो उसमें ये ऑब्जर्व किया जाता है कि वो 7 डिफरेंट कलर्स में टूट गए हैं, जिसे हम विबग्योर कहते हैं, ठीक है। और ये कलर्स जो हैं ये एक दूसरे में मर्ज हो सकते हैं, आपने रेनबो को भी देखा होगा, वो एक दूसरे में मर्ज होता है। तो इस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा कहते हैं। इट मे बी नोटेड ऑन रेड कलर विद बी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। हमें पता है कि जिसका रेड कलर होता है उसका एकदम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है, और जिसका
वॉयलेट कलर होता है एकदम, उसका एकदम ब्लू वेवलेंथ, उसका रेड कलर का सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, तभी वो हमें दूर से दिख जाता है। और जो वॉयलेट कलर होता है, वॉयलेट कलर का वेवलेंथ जो है सबसे शॉर्टेस्ट है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा डेविएट करता है। प्रिज्म में आप देखोगे सबसे कम डेविएट रेड कलर करता है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा डेविएट कौन करता है, ब्लू कलर करता है। इट इज़ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब डिसकंटिन्यूस क्या होता है, सपोज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में अगर चीज़ें आपस में मर्ज कर रही है, कलर आपस में मर्ज कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा हमेशा कौन शो करते हैं, जब गैसेस और कोई वेपर होते हैं किसी केमिकल सब्सटेंस के, जब हम उसे हीट करते हैं। सपोज करो मैंने गैस ले लिया, हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं, हाइड्रोजन गैस ले लिया और मुझसे एक रेडिएशन पास कराई, तो हाइड्रोजन गैस के एटम ने रेडिएशन ऑब्जॉर्ब करी, तो उससे जो बैंड बनेगा, वो जब हाइड्रोजन गैस के रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, रेडिएशन बाहर निकाल रहे हैं, इससे पहले आपको बताया था मैंने लाइन स्पेक्ट्रम में, तो रेडिएशन इमिट बाहर निकाल रहे हैं, उस केस में तो उनकी जो स्पेक्ट्रम बनेगी वो बहुत डिसकंटिन्यूस होगी, लाइन वाइज होगी। मैं रीड करती हूँ। When gases or vapors of chemical substance are heated in an electric arc or in a Bunsen flame, light is emitted. If the ray of the light is passed through a prism, a line spectrum is produced. A discontinuous spectrum consisting of distinct and well-defined lines with dark areas is between is called line spectrum. It is also called atomic spectrum. ठीक है, तो सिंपल सी अगर हम बात करें कि जब हमें गैस से केमिकल सब्सटेंस से लाइट पास कराते हैं और लाइट पास करके जब उसमें से लाइट इमिट होती है, तो एक ऐसे बैंड टाइप का बनता है, एक ऐसा बैंड टाइप का बनता है। इस बैंड में बीच बीच में डार्क गैप होते हैं, मतलब एक कंटिन्यूस नहीं है, ध्यान से देखो, कंटिन्यूस नहीं है, इसमें बीच बीच में डार्क गैप्स है। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, या इसको बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो याद रखना इसे क्वांटाइज भी कहते हैं। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, एक वो स्लैंट वाली सीढ़ियाँ होती है और एक स्टेयर्स होती हैं। स्टेयर्स में आप कहीं भी तो नहीं खड़े हो सकते, अभी मतलब हम कहीं तो खड़े हो सकते हैं। स्टेयर्स, दो स्टेयर्स के बीच में खड़े हो सकते हो क्या, हवा में? नहीं। पर जो स्लैंट सीढ़ियाँ होती हैं उसमें आप कहीं भी खड़े हो सकते हो। दो तरह की एस्केलेटर होती है, हमने मेट्रो पे देखी होगी, एक स्लैंट वाली में एस्केलेटर होती है और एक स्टेयर्स वाली एस्केलेटर। स्टेयर्स में हमें पर्टिकुलर प्लेस पे ही खड़े हो सकते हैं हम कंटिन्यूसली, मतलब जो स्लैंट वाली होती है उसमें हम पर्टिकुलर प्लेस पे कहीं भी खड़े हो सकते हैं। पर जो स्टेयर्स होती हैं उसमें हम एक स्पेसिफिक जगह होती है कि हमें स्लैब पे खड़ा होना है, हम बीच में खड़े नहीं हो सकते। तो मेनली क्वांटाइज्ड वो चीज़ होती है जिसकी एक सर्टेन वैल्यू होती है। ये लाइन स्पेक्ट्रा जो बना है, ये तभी बना होगा जब सर्टेन वैल्यू, सर्टेन एनर्जी वाले ऑर्बिट्स बने होंगे। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा कंटिन्यूस बन गया, जैसे प्रिज्म के केस में लाइट डाली, प्रिज्म के थ्रू से 7 कलर्स दिखाई देंगे, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है। ठीक है, जैसे हमने लाइट डाली प्रिज्म के थ्रू, प्रिज्म से वो स्प्लिट हो गया, उसने क्या दिया, हमें 7 कलर्स दिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये रेड कलर होता है, ये वॉयलेट कलर होता है। अभी मैंने आपको बताया रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे कम डेविएट करता है। वॉयलेट कलर सबसे डेविएट करता है, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है इसकी, इसलिए रेड कलर दूर से दिख जाता है। दिस इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, क्योंकि कलर्स आपस में मर्ज हो रखे हैं। दिस इज डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, इसे क्वांटाइज्ड भी बोलते हैं, मतलब इसकी सर्टेन वैल्यू है, आपस में मर्ज नहीं हो रखे। देखो बीच में गैप दिखाई दे रहा है, इसे लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं और एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक है, एक बार याद रखना। अब मैम इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा होगा जो पहले के टाइम पे वो बनती थी फोटो फिल्मिंग, याद है पहले टाइम में जो कैमरा होता था, कैमरे में जो फीचर था ना फ़ोटो क्लिक होने का, तो जो हम फोटो क्लिक होने का फीचर वो इस वाले प्रिंसिपल पर बेस होता है, क्वांटाइज्ड और डिसक्रीट। सिंपली अगर क्वांटाइज्ड वर्ड की बात करें, हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। क्वांटाइज्ड वर्ड को सबसे ज़्यादा नील बोर ने यूज़ किया था। तो ये डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा क्या होता है? डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा ये होता है जिसमें स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस ना हो, बीच में डार्क दिखाई दे रहा है ना आपको, स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस ना हो, दैट इज डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। उसे हम लाइन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं और उसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपके लिए रीड करूँ ये बात, तो व्हेन अ गैस, या जब हमें किसी गैस से केमिकल सब्सटेंस को हीट करते हैं तो लाइट इमिट होती है। ठीक है, जब उसे प्रिज्म से पास करते हैं तो लाइन स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। वाई लाइन स्पेक्ट्रम? क्योंकि डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है जिसमें डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड लाइंस होती हैं और बीच में डार्क गैप्स होते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा। द एमिशन स्पेक्ट्रा कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ वेरी क्लोजली स्पेस। सपोज दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लाइन स्पेक्ट्रा जिसमें बहुत बड़े बड़े गैप्स हो, दैट इज लाइन स्पेक्ट्रा, और कुछ ऐसे हैं जिसमें बहुत कम स्पेसिंग है। ये बहुत कम स्पेसिंग है ना इन लाइंस के बीच में। जब क्लोजली स्पेस्ड स्पेक्ट्रम बनता है उसे बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम।
बैंड स्पेक्ट्रम। जब बहुत सारा गैप हो उसे बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। जब क्लोजली स्पेस्ड हो, ये स्पेक्ट्रम बन रहा है, ये पूरा स्पेक्ट्रम बन रहा है, ये भी स्पेक्ट्रम बन रहा है पर इसमें बहुत गैप है, लाइन स्पेक्ट्रम। पर जब लाइंस के बीच जो क्लोजली स्पेस हो, स्पेस बहुत कम है, उसे हम बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। कहने का मतलब है कि ये सारी लाइट्स, बहुत सारी लाइट्स निकल रही है, इनमें ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है, तो ये लाइन स्पेक्ट्रम। ये एकदम क्लोज लाइन्स हैं तो इसे क्या बोलते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, आपको मैं अब बताती हूँ डिफरेंस बिटवीन बैंड स्पेक्ट्रम एंड लाइट स्पेक्ट्रम। ठीक है, मैं रीड कर रही हूँ, साइड बाय साइड में पॉइंट समझाती जाऊँगी आपको। लाइन स्पेक्ट्रम हैज़ शार्प डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड लाइन्स। लाइन स्पेक्ट्रम वेल डिफाइंड लाइन्स होती हैं, बीच में गैप होता है। और बैंड स्पेक्ट्रम जो तो वेरी क्लोज लाइन, ऑब्वियस सी बात है वेरी क्लोज लाइन होगी। आपको बताया मैंने, इसमें स्पेसिंग बहुत कम होती है तो आपस में लाइनें घुस रही होंगी, बहुत क्लोज होंगी। ठीक है, दूसरी चीज़, लाइन स्पेक्ट्रम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम्स। एटम से जो निकलता है दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम, और मॉलिक्यूल से जो निकलता है दैट इज बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है वो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको पहले बताया था, इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है तो वो ऊपर कूद जाता है एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में जब वो कूद जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जब वो कूद जाता है, एनर्जी अब्जॉर्ब होकर ऊपर गया, तो जब वो नीचे वापस आता है अपने ग्राउंड स्टेट में, तो एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हुए, एनर्जी को रिलीज करते हुए आता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करके ऊपर एक्साइटेड स्टेट में कूद जाता है, तो ऊपर वो जिस एनर्जी से कूदता है उसी एनर्जी को, उसी लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ में इमिट करते हुए आता है। तो जो इमिट करने से स्पेक्ट्रम बन रहा है, एटम के इलेक्ट्रॉन जब लाइट को इमिट करते हैं, जिसको अब्जॉर्ब करके वो ऊपर कूदे थे, जब वो वापस आएंगे ग्राउंड स्टेट, अपने घर वापस आएंगे, तो लाइट को इमिट करते हुए आएंगे। उस लाइट इमिशन से जो स्पेक्ट्रम बनता है दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम से जो इमिशन दैट इज लाइन स्पेक्ट्रा। तो एटम के थ्रू लाइन स्पेक्ट्रा बनता है, और मॉलिक्यूल्स के थ्रू क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स के थ्रू बनता है बैंड स्पेक्ट्रा। डन। नेक्स्ट डिफरेंस इज लाइन स्पेक्ट्रम इज गिवन बाय इनर्ट गैस, मेटल वेपर्स एंड एटमाइज्ड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं, इनर्ट गैस होते हैं, वो लाइन स्पेक्ट्रा देते हैं, और बैंड स्पेक्ट्रा जो होता है वो हॉट मेटल्स देते हैं, मॉलिक्यूलर नॉन मेटल्स देते हैं। जो मॉलिक्यूलर नॉन मेटल्स हैं वो और लाइन स्पेक्ट्रम कौन कौन देते हैं वो देखते हैं। आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और अगर सेशन पसंद आया होगा, आज का सेशन हम यहाँ तक ही रखते हैं कि जिसमें हमने आज पढ़ा लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में, और इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। अगर सेशन पसंद आओ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा।